हेलो एवरीवन, मैं चमन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ऑनलाइन कॉमर्स क्लास में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं इससे पहले आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर किया था वो था, उसका हमारा टॉपिक था बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन का। किसका था? बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन का। आज जो मैं जिसमें कि लगभग 782 क्वेश्चन थे, बच्चों का कमेंट आया कि बहुत सारा क्वेश्चन उससे मैच किया, तो उसी तरह आज मैं आप लोगों के साथ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट, व्यावसायिक अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, जिसमें कि लगभग मैं इसे 2 पार्ट में बनाऊंगा। ये हमारा पार्ट 1 होगा, जिसमें हम लगभग 12 चैप्टर को कवर करेंगे, और इसके बाद जो बचा हुआ चैप्टर है 22 तक या 23 तक, उसको मैं सेकेंड वीडियो में आप लोगों के साथ कवर करूंगा। चलिए, आज का जो आपका स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है, उस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, यह परिभाषा व्यावसायिक अर्थशास्त्र में व्यावसायिक परिस्थितियों का विश्लेषण करने के लिए अर्थशास्त्रीय विचार पद्धति का उपयोग होता है, किसकी है? ऑप्शन नंबर अ है मैकनेयर व मेरियम, ब है हेंस, स है जीएन डियर और द है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मैकनेयर एवं मेरियम के अनुसार। देखिए, बहुत सारे बच्चों का इस पे कमेंट आएगा कि सर आप केवल हिंदी में करवा रहे हो। देखिए बच्चों, एग्जाम नज़दीक है और मुझे नहीं लगता है कि कुछ ही बच्चों को दिक्कत होंगे जिन बच्चों को वो गूगल ट्रांसलेटर या आपके पास बुक हो तो वो और भी अच्छी बात है। क्योंकि इसके बुक में केवल हिंदी दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको हिंदी में करवा दे रहा हूं, जिससे कि जितनी जल्दी हो आप लोग इसका रिवीजन कर लेंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स ले आ पाएंगे। चलिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इकोनॉमिक थ्योरी एंड ऑपरेशनल एनालिसिस के लेखक हैं। जो हमारे इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड ऑपरेशनल एनालिसिस जो है बुक है, ये एक, उसका लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ओ है रॉबिन्सन, ऑप्शन नंबर बी है किन्स, ऑप्शन नंबर सी है बामोल और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, इस बुक के लेखक हैं बामोल, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आ जाइए हम लोग, व्यावसायिक अर्थशास्त्री को कहा जाता है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र को कहा जाता है, इसका है ऑप्शन नंबर अ फर्म का सिद्धांत, उद्यम का अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रबंध का अर्थशास्त्र। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र को का इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 2 नंबर ऑप्शन जो होगा इसका सही होगा। अब हम आइए अपने अगले क्वेश्चन पे। व्यावसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है मांग विश्लेषण, उत्पादन एवं लागत विश्लेषण, पूंजी प्रबंध, उपयुक्त में से सभी। तो देखिए बच्चों, मांग विश्लेषण में जो हमारा शामिल किया जाता है, ये तीनों ऑप्शन सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर दो उपयुक्त में से सभी। अब आ जाइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे, किसने व्यावसायिक अर्थशास्त्र को आर्थिक सिद्धांत का व्यावसायिक व्यवहार के साथ एकीकरण की संज्ञा दी? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें टिक लगा ही हुआ है, स्पेंसर एवं सिंगिलमैन ने। तो ये हमारा चैप्टर 1 का हो गया है। अब हम आते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव पे। चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव है, पहला है, व्यावसायिक अर्थशास्त्री के कार्य को बांटा गया है। ऑप्शन नंबर ए है 3 स्तरों पर, ऑप्शन नंबर बी है 4 स्तरों पर, ऑप्शन नंबर सी है 5 स्तरों पर, ऑप्शन नंबर डी है 2 स्तरों पर। देखिए, व्यावसायिक अर्थशास्त्री बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है, उनके फंक्शन को मेनली 2 लेवल पे, 2 स्तरों पर डिवाइड किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा सही। दूसरा क्वेश्चन आ जाइए, प्रत्यक्ष ज्ञान में निर्णय लेने में निम्न कार्य करना होता है: समस्या की जानकारी करना, समस्या का समाधान करना, विचार करना, बेरोजगारी को बढ़ाना। देखिए क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान में निर्णय लेने में निम्न कार्य करना होता है। पहले हम क्या करेंगे, समस्या के बारे में जानेंगे कि प्रॉब्लम है क्या, तभी ना उसके बारे में हम कोई निर्णय ले पाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है, समस्या की जानकारी करना, हमारा सही आंसर होगा। अब विकसित विचारों के संबंध में तथ्य प्राप्त किए जाते हैं, तथ्यों का संकलन होता है, तथ्यों का अन्वेषण होता है और रुकावटें का ज्ञान होता है। तो देखिए, जो अन्वेषण होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर सही आंसर, तथ्यों का अन्वेषण होता है। अब आ जाइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे। व्यावसायिक अर्थशास्त्री के विशिष्ट कार्य हैं: रुकावट दूर करना, समन्वय करना, तथ्यों का अन्वेषण करना, प्रशासन करना। तो हमारे व्यावसायिक अर्थशास्त्री जो हैं, उनके विशिष्ट कार्य हैं प्रशासन करना, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क।
कार्यात्मक निर्णय में आते हैं दैनिक निर्णय, साप्ताहिक निर्णय, मासिक निर्णय, वार्षिक निर्णय। तो कार्यात्मक निर्णय के अंतर्गत हमारा दैनिक निर्णय आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए और जो है हमारा वो सही होगा। अब आइए हम अपने अगले ऑप्शन पे, व्यावसायिक अर्थशास्त्री के कर्तव्य में आते हैं उद्देश्य का निर्धारण, कार्य का पालन, वातावरण का निर्णय, वार्षिक निर्णय। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्री के कर्तव्य में हमारा सबसे जो कर्तव्य आता है वो आता है उद्देश्य का निर्धारण। यह क्या करता है, हमारे संगठन का उद्देश्य का निर्धारण करता है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, मांग में सम्मिलित होता है वस्तु की प्रभावी इच्छा, साधन की उपलब्धता, वस्तु को खरीदने के लिए साधनों को व्यय करने की तत्परता, उपयुक्त में से सभी। तो मांग में ये चारों सम्मिलित की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, मांग एवं कीमत में संबंध होता है, सीधा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है, उपयुक्त में से दोनों। तो मांग और कीमत में जो संबंध होता है वो विपरीत होता है। जब क्या होता है, मांग में वृद्धि, वस्तु की कीमत में कमी होती है तो मांग में वृद्धि होता है। तो क्या, और जब मांग वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग में कमी हो जाती है, तो उल्टा संबंध होता है, विपरीत संबंध। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। गेंद व बल्ला किस मांग का उदाहरण है? संयुक्त मांग, पूरक मांग, व्युत्पन्न मांग और इनमें से कोई नहीं। तो गेंद और बल्ला दोनों जो है संयुक्त मांग, दोनों का जो मांग है वो संयुक्त मांग का उदाहरण है। वस्तु की पूर्ति एवं उसकी कीमत में संबंध होता है, सीधा संबंध, विपरीत संबंध, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वस्तु की पूर्ति एवं कीमत में जो संबंध होता है वो सीधा संबंध होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, मांग की लोच, कीमत का अनुपातिक परिवर्तन बटा मांग का अनुपातिक परिवर्तन, मांग का अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत का अनुपातिक परिवर्तन। इसका दो ऑप्शन और है नीचे, कीमत का परिवर्तन बटा मांग का परिवर्तन, मांग का परिवर्तन बटा कीमत का परिवर्तन। तो ये जो क्वेश्चन है मांग की लोच है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, एक मांग वक्र में विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच होती है, समान, भिन्न भिन्न, क्या होगी यह उसकी ढाल पर निर्भर करता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भिन्न भिन्न होता है। क्या, एक मांग वक्र पर विभिन्न बिंदुओं पर जो मांग की लोच होती है वो डिफरेंट होती, भिन्न भिन्न होता है। मांग की आरी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय है। तो इसका जो श्रेय जाता है वो रॉबर्ट टिफिन को जाता है। किसको जाता है? रॉबर्ट टिफिन को। विलासिता की वस्तु, अगला क्वेश्चन, विलासिता की वस्तु की मांग की लोच होती है। जो विलासिता वस्तु होता है, लग्जरीज प्रोडक्ट होते हैं, उसका मांग का लोच जो होता है वो कैसा होता है? अधिक लोचदार, इकाई लोचदार, पूर्ण बेलोचदार, अत्यधिक लोचदार। तो अत्यधिक लोचदार होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जब किसी वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन उस वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से कम होता है। जब कोई ऐसी वस्तु होती है जिसका मांग का जो अनुपातिक परिवर्तन होता है वो वस्तु की कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से कम होता है, तो ऐसी दशा में मांग होता है। तो ऐसी दशा में मांग जो होती है वो बेलोचदार होती है। ऑप्शन नंबर बी। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, पूर्वानुमान का मुख्य आधार है पर्याप्त सूचना, विपणन अंक, वैज्ञानिक आधार और जानकारी। तो पूर्वानुमान का जो मुख्य आधार है वो विपणन अंग है। क्या है? विपणन अंग। मांग का अर्थ है दृष्टिकोण, प्रभावपूर्ण इच्छा, अनिश्चित अवधि, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को एज ए होमवर्क देता हूं, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। पूर्वानुमान की विधि में पाई जानी चाहिए जटिलता, शुद्धता, विश्वसनीयता, अशुद्धता। तो देखिए बच्चों, यहां पे जो ये क्वेश्चन का आंसर जो बुक में किया हुआ है वो अशुद्धता को टिक किया गया है, लेकिन पूर्वानुमान विधि में विश्वसनीयता और शुद्धता होना बहुत जरूरी है, ब और सौ। ये क्वेश्चन भी जो है वो थोड़ा टेढ़ा है, इसमें आंसर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन का आपको बता ही दिया कि शुद्धता और विश्वसनीयता दोनों हो सकता है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, किसके अनुसार विक्रय पूर्वानुमान का आशय भावी बाजारों में कंपनी के भाग का पूर्व निर्धारण करने से है।
क्या विक्रय पूर्वानुमान का जो डिफिनीशन दिया गया है, ये क्या डिफिनीशन है? विक्रय पूर्वानुमान का आशय भावी बाजारों में कंपनी के भाग का पुनः निर्धारण करने से। ये परिभाषा हमारा दिया गया है रैंडम विलस के द्वारा। किसके द्वारा? रैंडम विलस के द्वारा। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्पादन कौन सी आर्थिक क्रिया है? प्रथम क्रिया है, द्वितीय क्रिया है, तृतीय क्रिया है, चतुर्थ क्रिया है? तो उत्पादन जो है हमारा वो द्वितीय क्रिया है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ होता है किसी वस्तुओं का निर्माण करना, उसका आकार बड़ा करना, उसके उपयोगिता में सृजन करना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, अर्थशास्त्र में जो हमारा उत्पादन होता है उसका अर्थ है उपयोगिता में सृजन करना। मान लीजिए एक रॉ मटेरियल है और उसको हम क्या कर दिए, उस रॉ मटेरियल को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिए, तो उसके उपयोगिता में क्या हो गया? सृजन हो गया, उसका उपयोगिता बढ़ गया। भूमि उत्पत्ति का कैसा साधन है? सक्रिय, निष्क्रिय। तो भूमि आप जान ही सकते हैं, भूमि कोई एक्टिव रिसोर्सेज है? नहीं है, ये निष्क्रिय साधन है। कैसा साधन है? निष्क्रिय साधन। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? भूमि, पूंजी, श्रम और सूर्य का प्रकाश। तो आप लोगों ने अगर उत्पत्ति का साधन पढ़ा होगा तो सूर्य का प्रकाश उत्पत्ति का साधन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है। जो हमारा परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है वो किससे संबंधित है? अल्पकालीन उत्पादन फलन से, दीर्घकालीन उत्पादन फलन से और उपयुक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम जो है वो अल्पकालीन उत्पादन फलन से संबंधित है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। परिवर्तनशील अनुपात के नियम की पहली अवस्था समाप्त हो जाती है जहां एमपी अधिकतम होता है, एपी अधिकतम होता है, एपी वक्र एमपी वक्र को ऊपर से काटे और एमपी वक्र एपी वक्र को उसके अधिकतम बिंदु के ऊपर से काटे। तो ऑप्शन नंबर डी, एमपी वक्र एपी वक्र को उसके अधिकतम बिंदु पर से काटे, इसका आंसर होगा। परिवर्तनशील अनुपात के नियम को मोड़ के बिंदु पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन पर एमपी वक्र जो होता है वो अधिक होता है। क्या होता है? परिवर्तनशील अनुपात के नियम में मोड़ के बिंदु पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन पर एमपी अधिकतम होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जब कुल उत्पादकता टोटल प्रोडक्टिविटी गिरने लगती है तब परिवर्तनशील साधन श्रम की एमपी ऋणात्मक होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उत्पादन की दूसरी अवस्था में श्रम की औसत उत्पादकता बढ़ती है। क्या होता है? उत्पादन की दूसरी अवस्था में श्रम की जो औसत उत्पादकता होती है वो घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, न्यूनतम होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा घटती है, ऑप्शन नंबर ए। अब यहां पे पहला क्वेश्चन है, समोत्पाद वक्र किस मान्यता पर आधारित है? उत्पादन के दो साधन होते हैं, उत्पादन की तकनीक दशा स्थिर है, उत्पत्ति के साधन छोटी छोटी इकाइयों में बांटे जा सकते हैं, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। समोत्पाद वक्र पर उत्पादन का परिणात्मक स्तर होता है, घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, सभी स्थितियों में संभव। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थिर रहता है, ऑप्शन नंबर स। दो उत्पत्ति के साधन जब आपस में पूर्ण पूरक होते हैं तब समोत्पाद वक्र की स्थिति होती है, अंग्रेजी के एल अक्षर के आकार का। किसका? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। उत्पादन के आर्थिक क्षेत्र की सीमाएं को प्रदर्शित किया जाता है समोत्पाद वक्र द्वारा, साधन कीमत रेखा द्वारा, ऋजु रेखाओं द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका होता है ऋजु रेखाओं द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। समोत्पाद वक्र मूल बिंदु की ओर होते हैं, उन्नतोदर, अवनतोदर, उपयुक्त दोनों सत्य, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा आंसर। अब हम आते हैं, न्यूनतम लागत संयोग उस बिंदु पर प्राप्त होता है जहां, तो इसका आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, MRTS XY = PX बटा PY। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, न्यूनतम लागत संयोग के लिए क्या सत्य है? ऑप्शन नंबर 100, MPX बटा PX = MPY बटा PY, ये होगा हमारा सही। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, न्यूनतम लागत संयोग प्रदर्शित करता है उत्पादक का संतुलन, उपभोक्ता का संतुलन, उपयुक्त दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पादक का संतुलन।
न्यूनतम लागत संयोग उत्पादक का संतुलन प्रदर्शित करता है। बाजार के अंतर्गत निम्नांकित तत्व सम्मिलित होते हैं। क्रेता एवं विक्रेताओं की उपस्थिति, एक वस्तु, संयुक्त, स्वतंत्र तथा पूर्ण प्रतिस्पर्धा, इनमें से सभी। तो बाजार में ये सारी स्थिति देखी जा सकती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्षेत्र की दृष्टि से बाजार के वर्गीकरण में कौन सा बाजार सम्मिलित नहीं है? तो क्षेत्र के दृष्टिकोण से जो क्षेत्रीय बाजार, प्रादेशिक बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और राष्ट्रीय बाजार, तो क्षेत्र के दृष्टिकोण से जो ऑप्शन नंबर सी है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, यह सम्मिलित नहीं होगा। समय की दृष्टि से बाजार के वर्गीकरण में निम्नांकित में से कौन सा बाजार सम्मिलित नहीं है? समय की दृष्टिकोण से, तो समय की दृष्टिकोण से अति अल्पकालीन, अल्पकालीन, दीर्घकालीन, ये तीनों समय वाला है, तो बच गया हमारा ऑप्शन नंबर डी विशिष्ट बाजार। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस बाजार पर सरकार का नियंत्रण होता है उसे कहते हैं नियंत्रित बाजार। ऑप्शन नंबर ए इसका होगा हमारा राइट आंसर। प्रतियोगिता की दृष्टि से बाजार के वर्गीकरण में निम्नांकित में से कौन सा बाजार सम्मिलित नहीं है? पूर्ण बाजार, अपूर्ण बाजार, एकाधिकार, ये तीनों है जो प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से है। थोक बाजार जो है वो प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस पार्ट में हम यहीं पे आप लोगों के साथ ब्रेक करते हैं। अगले पार्ट को जरूर देखिएगा क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे उनका भी फायदा हो सके और साथ में अच्छे से एग्जाम दे सके। टेक केयर, बाय बाय।